नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम देते हैं आपको हर फील्ड से जुड़ी बेस्ट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न सभी जुडिशरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और ऐसे में आज का यह वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो के अंतर्गत हम दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपने वीडियो को देखा है, वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता से जुड़े वीडियो के अंतर्गत हमने कई वीडियो पहले भी पब्लिश किए हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखे, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन समस्त वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को बताइए। तो जो फॉल्स स्टेटमेंट है आपको वह बताना है। तो आपके सामने है लिखे हुए स्टेटमेंट कि जहां यह सुनिश्चित करना कठिन है कि अपराध की स्थिति को किया गया था, वहां उन दो तिथियों का उल्लेख पर्याप्त होगा जिनके बीच अपराध हुआ है। तो CRPC सेक्शन 212 इस संदर्भ में प्रावधान करता है, जिसमें कहा गया कि समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियां लिखी जाएंगी और अभिकथित अपराध के समय, उसका स्थान के बारे में और जिस व्यक्ति के बारे में यदि कोई हो, तो जिसके विरुद्ध जिस वस्तु के विषय में वह अपराध किया गया है, उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में विशिष्टियां जैसी अभियुक्त को उस बात की जिसका उस पर आरोप है सूचना देने के लिए उचित रूप से पर्याप्त हो, आरोप में अंतर्विष्ट होंगी। जब अभियुक्त पर आपराधिक न्यासभंग और बेईमानी से धन या किसी जंगम संपत्ति के दुर्विनियोग का आरोप है, तब इतना पर्याप्त होगा कि विशिष्टियां मदों को जिनके विषय में अपराध किया जाना अभिकथित है या अपराध करने की ठीक ठीक तारीखों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, किए बिना यथास्थिति उस सकल राशि का विनिर्देश या उस जंगम संपत्ति का वर्णन कर दिया जाता है जिसके विषय में अपराध किया जाना अभिकथित है, और उन तारीखों का जिनके बीच में अपराध का किया जाना अभिकथित है विनिर्देश कर दिया जाता है। और ऐसे विरचित आरोप धारा 219 के अर्थ में एक ही अपराध या आरोप समझे जाएंगे। तो यहां पर यह कथन सत्य है, क्योंकि जहां यह सुनिश्चित करना कठिन होता है कि अपराध की स्थिति को किया गया, वहां उन दो तिथियों का उल्लेख पर्याप्त होगा जिनके बीच अपराध किया गया है। और इसी का एक परंतु दिया गया कि परंतु ऐसी तारीखों में से पहली और अंतिम के बीच का समय 1 वर्ष से अधिक का न होगा। अर्थात इसका जो अगला स्टेटमेंट है कि ऐसी तारीखों से पहली या अंतिम के बीच का समय 6 मास से अधिक का नहीं होगा। तो CRPC सेक्शन 212 के अनुसार 1 वर्ष से अधिक का ना होगा, इसका परंतु है 212 का। उस हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है वह असत्य होता है। प्रस्तुत प्रश्न में भी यही पूछा गया कि आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना था। तो यहां पर यह बताया गया कि जब ऐसे दो अपराध किए जाते हैं और जिसमें ऐसी तारीखों में पहली और अंतिम तारीख के बीच का समय 1 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। तो यहां पर 6 माह है, ये गलत है। इसके अलावा प्रत्येक आरोप में अपराध का वर्णन करने में उपयोग में लाए गए शब्दों को उस अर्थ में उपयोग में लाया गया समझा जाएगा जो अर्थ उन्हें विधि द्वारा दिया गया है, जिसके अधीन ऐसा अपराध दंडनीय है। तो यह स्टेटमेंट CRPC सेक्शन 214 से पूछा गया। धारा 214 प्रावधान करती है कि आरोप के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उनका उस विधि में है जिसके अधीन वह अपराध दंडनीय है।
तो शब्दों का वही अर्थ लगाना होगा जो किसी भी विधि में, जिस विधि में वह अपराध बताया गया है तो उसका उन्हीं अर्थों में उसका प्रयोग किया जाएगा। प्रत्येक आरोप में अपराध का वर्णन करने में उपयोग में लाए गए शब्दों का उस अर्थ में उपयोग में लाया गया समझा जाएगा जो अर्थ उन्हें उस विधि द्वारा दिया गया है जिसके अधीन ऐसा अपराध दंडनीय है। अगला है कि जब आरोप परिवर्तित कर दिया जाता है किया जाता है तो साक्ष्यों को पुनः बुलाया जाएगा। तो आरोप में न्यायालय आरोप में परिवर्तन कर सकता है किसी भी समय। सीआरपीसी सेक्शन 216 इस संदर्भ में प्रावधान करता है आरोपों के परिवर्तन के लिए। और साथ ही 217 प्रावधान करता है कि जब आरोप परिवर्तित किए जाते हैं तब साक्ष्यों को पुनः बुलाए जाने के संदर्भ में यह प्रावधान दिए गए हैं सीआरपीसी सेक्शन 217 में। तो यह स्टेटमेंट भी सही है। ओवरऑल बात यह है कि प्रस्तुत प्रश्न का सही आंसर नंबर 2 होगा, क्योंकि यहां बताया गया कि ऐसी तारीखों में पहली और अंतिम अपराध के बीच में 6 माह से अधिक का ना होगा अंतर। तो ये बात गलत है, कम से कम 1 साल का अंतर ना होगा। आरोपों में परिवर्तन किए जा सकते हैं और परिवर्तन किया जाएगा तो साक्ष्यों को पुनः भी बुलाया जा सकता है, सीआरपीसी सेक्शन 217। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन फाल्स है। यहां पे पुनः स्टेटमेंट बताए गए हैं जिनमें से आपको फॉल्स स्टेटमेंट का चूज करना है, जिसमें बताया गया कि कोई भी न्यायालय निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी समय किसी भी आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन कर सकता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। इस संदर्भ में सीआरपीसी सेक्शन 216 प्रावधान करता है जिसमें बताया गया कि न्यायालय आरोप को परिवर्तित कर सकता है। कोई भी न्यायालय निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी समय आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन कर सकता है और ऐसे प्रत्येक परिवर्तन और परिवर्धन को अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा। यह प्रावधान सीआरपीसी सेक्शन 216 में है। और इसके अलावा ऐसा प्रत्येक परिवर्तन और परिवर्धन अभियुक्त को पढ़कर सुनाया समझाया जाना आवश्यक नहीं है। तो यह स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि सीआरपीसी सेक्शन 216 का पार्ट 1 तो कहता है कि न्यायालय किसी भी प्रकरण पर आरोप में परिवर्तन कर सकता है, और सीआरपीसी सेक्शन 216 का पार्ट उपधारा 2 कहती है कि ऐसा प्रत्येक परिवर्तन और परिवर्धन अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा और सुनाया समझाया जाना आवश्यक है। तो यहां पर असत्य कथन की बात करें तो यह कथन असत्य है। इसके अलावा बताया गया कि प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए जिनका किसी व्यक्ति पर अभियोग है पृथकतः आरोप होगा और प्रत्येक आरोप का विचारण भी पृथकता ही होगा। तो इस संदर्भ में प्रावधान सीआरपीसी सेक्शन 218 में दिए गए हैं जिसमें बताया गया कि सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप लगाए जाएंगे, सेपरेटली चार्ज होगा अलग से। प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए जिसका किसी व्यक्ति पर अभियोग है पृथक रूप से आरोप लगाया हो जाएगा और ऐसे प्रत्येक आरोप का विचारण भी पृथक रूप से ही किया जाएगा। यह प्रावधान सीआरपीसी सेक्शन 218 में दिए गए हैं। और अगला स्टेटमेंट है कि एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के 3 अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकता है। तो यह बात भी सत्य है, क्योंकि सीआरपीसी सेक्शन 219 इस संदर्भ में प्रावधान करता है जिसमें कहा गया कि जब किसी व्यक्ति पर एक ही किस्म के एक से अधिक अपराधों का अभियोग है जो उन अपराधों में से पहले अपराध से लेकर अंतिम अपराध तक 12 मास के अंदर किए गए हैं, चाहे वे एक ही व्यक्ति के बारे में किए गए हो या नहीं, तब उन पर उनमें से 3 से अनधिक कितने ही अपराधों के लिए
एक ही विचारण में आरोप और विचारण किया जा सकता है। अर्थात यदि 1 साल के अंदर 3 अपराध किए हैं और एक ही किस्म का अपराध है, चाहे वे अलग अलग व्यक्तियों के विरुद्ध किया गया हो, तो उनका एक ही आरोप लगाया जा सकता है। सीआरपीसी सेक्शन 219 में यह प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि क्या छह अन्य व्यक्तियों सहित क्या ने 6 अदर पर्सन के साथ मिलकर बलवा करने, घोर उपहति करने और ऐसे लोक सेवक जो ऐसे लोक बलवे को रोकने का प्रयास ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में कर रहा है पर हमला करने के अपराध करता है, तो क्या पर भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अधीन अपराधों के लिए आरोप लगाया जा सकता है और वह दोष सिद्ध किया जा सकता है। तो इस संदर्भ में ये सभी धाराएं उस पर लगाई जा सकती हैं। धारा 147, धारा 325, 149, धारा 152 और 149। इस संदर्भ में जो प्रावधान किए गए हैं वह धारा 223 में दिए गए सीआरपीसी सेक्शन 223 इस संदर्भ में प्रावधान करता है, जिसके अनुसार कई व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप एक साथ लगाए जा सकते हैं। तो किन व्यक्तियों पर एक साथ आरोप लगाए जा सकते हैं? तो उन व्यक्तियों पर एक साथ आरोप लगाए जा सकते हैं जब वह जिन पर एक ही संव्यवहार के अनुक्रम में एक ही अपराध का अभियोग है। तो प्रस्तुत प्रश्न में क्या के साथ में 6 अन्य लोग थे और उन्होंने एक साथ एक ही सामान्य अनुक्रम में एक अपराध किया, उन्होंने बलवा करने का प्रयास किया। तो आईपीसी सेक्शन 147 अर्थात रियोटिंग उन्होंने की, बलवा किया। 325 उन्होंने स्वेच्छा घोर उपहति की, साथ ही उसने विधि विरुद्ध जमाओं का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कार्य किया उन्होंने। और 152 जो कि एक लोक सेवक जबकि वह बलवा इत्यादि रोकने का कार्य कर रहा था उस दौरान उसे पर हमला किया और उसके कर्तव्य को करने में उसे बाधा पहुंचाई। साथ ही 149 कॉमन इंटेंशन को अग्रसरण में उन्होंने काम किया। तो ये सभी धाराएं उन पे लगती हैं जो कि एक साथ आरोप लगाए जा सकते हैं सीआरपीसी सेक्शन 223 के अनुसार। 223 में यह भी कहा गया कि वह व्यक्ति जिन पर किसी अपराध का अभियोग है और वह व्यक्ति जिन पर ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण या प्रयत्न का अभियोग है वह भी उन पर भी संयुक्त रूप से आरोप लगाए जा सकते हैं। वह व्यक्ति जिन पर 12 मास की अवधि के अंदर संयुक्त रूप से उनके द्वारा किए गए धारा 219 के अर्थ में एक ही किस्म के एक से अधिक अपराध के अभियोग हैं, अर्थात उन्होंने 1 साल के अंदर एक ही किस्म के कई 3 अपराध किए हों, तो उन पर एक साथ जो है आरोप लगाए जा सकते हैं संयुक्त रूप से। अगला प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 223 के अधीन किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाए जा सकते हैं? तो कै ख ग ग ड च छ उन सभी पर एक साथ आरोप लगाए जा सकते हैं। अर्थात टोटल 6 कंडीशन बताई गई हैं सीआरपीसी सेक्शन 223 के अंतर्गत। इन सब पर एक साथ आरोप लगाए जा सकते हैं संयुक्त रूप से, जिसके अनुसार सीआरपीसी सेक्शन 323(1) प्रावधान करती है कि वह व्यक्ति जिन पर एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में एक ही अपराध का अभियोग है, अर्थात उन्होंने एक ही ऐसा काम किया है जिसमें सभी ने अपराध किया है,
तो एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में एक ही अपराध उन्होंने अगर किया है तो उन पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकता है, चार्ज लगाया जा सकता है। वह व्यक्ति जिन पर किसी अपराध का अभियोग है और वह व्यक्ति जिन पर ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण या प्रयत्न करने का अभियोग है, मतलब किसी ने अपराध किया है उसका और उसका दुष्प्रेरण का और प्रयत्न का भी अगर किसी ने अपराध किया है तो उनको भी संयुक्त रूप से चार्ज किया जा सकता है। सीआरपीसी सेक्शन 223 की उपधारा 3 कहती है कि वह व्यक्ति जिन पर 12 मास की अवधि के अंदर संयुक्त रूप से उनके द्वारा धारा 219 के अर्थ में एक ही किस्म के एक से अधिक अपराध अगर उन्होंने किए हैं, तो सीआरपीसी सेक्शन 219 प्रावधान करता है कि एक ही किस्म के एक ही साल में जितने भी अपराध उन्होंने किए हैं उन सब का संयुक्त विचारण किया जा सकता है। तो 323 प्रावधान करता है संयुक्त विचारण के लिए। तो 323 की उपधारा ग कहती है अर्थात सी कहती है कि अगर किसी व्यक्ति ने 12 महीने के अंदर अंदर धारा 219 के अर्थ में आने वाले एक ही किस्म का अपराध अगर किया है तो उन सब का विचारण, उन सब का चार्ज एक साथ लगाया जा सकता है उन पे। और कहा गया कि 323 की उपधारा डी कह रही है कि वह व्यक्ति जिन पर एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में भिन्न अपराधों का अभियोग है, मतलब जैसा कि पिछले वाले प्रश्न में बताया गया कि मतलब 6 जने मिलके रियॉटिंग करने गए, बलवा करने गए, परंतु वहां पर किसी एक ने किसी की हत्या कर दी, किसी एक ने घोर प्रतिकारित की और किसी एक ने केवल साधारण मारपीट की और किसी एक ने चोरी की। तो ऐसे में सबके अपराध अलग अलग हैं परंतु समव्यवहार सबका एक है। तो यहां कहा गया कि वह व्यक्ति जिन पर एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में भिन्न भिन्न अपराध के अभियोग हैं तो उन पर भी उनका भी संयुक्त रूप से विचारण किया जा सकता है। और उसमें आगे बताया गया 323 के ई के अंतर्गत कि वह व्यक्ति जिन पर, तो सीआरपीसी सेक्शन 323 ई में कहा गया कि वह व्यक्ति जिन पर ऐसे अपराध के अंतर्गत चोरी, उद्यापन, छल या आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध हैं, उनके अभियोग अगर उन पर हैं तो उन सब का विचारण, संयुक्त आरोप उन पर लगाए जा सकते हैं। अगर उन्होंने चोरी, एक्सटोर्शन, छल और आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध अगर उन्होंने किए हैं तो उन सब अभियोग के लिए उनका एक साथ संयुक्त आरोप उन पर लगाए जा सकते हैं। और कहा गया 323 एफ के अंतर्गत कि वह व्यक्ति जिन पर ऐसी चुराई हुई संपत्ति के बारे में जिसका कब्जा एक ही अपराध द्वारा अंतरित किया जाता है, अर्थात चोरी की गई कोई संपत्ति का एक साथ कब्जा अंतरित अगर किया जा रहा है और जिसके लिए आईपीसी की धारा 411 अर्थात चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने और धारा 414 अर्थात चुराई हुई संपत्ति को छुपाने में सहायता करने या उन धाराओं में से किसी के अधीन अपराधों का अभियोग अगर है तो उन सब के लिए भी संयुक्त रूप से विचारण किया जा सकता है, संयुक्त रूप से उनका आरोप एक साथ लगाया जा सकता है उन पे। अर्थात चुराई हुई संपत्ति को छुपाने या बेईमानी से प्राप्त करने, इन सब के अपराध जो हैं उनके आरोप एक साथ धारा 223 के तहत सीआरपीसी के अंतर्गत संयुक्त रूप से उन पे चार्ज लगाया जा सकता है। और कहा गया कि 323 जी में कहा कि वह व्यक्ति जिस पर भारतीय दंड संहिता के अध्याय 12 के अधीन कूटकृत सिक्कों के संबंध में किसी अपराध का अभियोग है, तो धारा अध्याय 12 जो है वह है सिक्कों और सरकारी स्टैंप से संबंधित अपराधों की जो विषय है। तो सिक्कों के संबंधित अपराध या फिर सरकारी स्टैंप से संबंधित जितने भी अपराध होते हैं उन सब का संयुक्त रूप से विचारण किया जा सकता है धारा 323 की उपधारा जी के अनुसार। तो इस प्रकार से इनका संयुक्त रूप से विचारण किया जा सकता है। धारा 323 के अधीन संयुक्त रूप से आरोप लगाए जा सकते हैं, उनका एक साथ विचारण किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीआरपीसी अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता से जुड़े थे। तो आई होप आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।